वंदे मातरम। प्यारे देशभक्तों, आज 30 नवंबर 2024 है तथा हम सभी राजीव दीक्षित जी का जन्म दिवस और शहादत दिवस मना रहे हैं। एक ही दिन, आज ही के दिन वो इस दुनिया में आए थे और आज ही के दिन उनका इस भारत भूमि के लिए बलिदान हुआ था। तो आए आज उनकी जीवनी को हम एक दूसरे से साझा करते हैं और उनसे सीखते हैं कि कैसे हम अपनी भारत भूमि के लिए बलिदान के लिए आगे आ सकते हैं। देखिए, राजीव दीक्षित जी का सबसे पहले है जन्म और बचपन। राजीव दीक्षित जी उत्तर प्रदेश के गांव में जन्म लिया था उन्होंने। वह उनके पिताजी किसान थे, दो भाई थे, एक राजीव दीक्षित और एक प्रदीप दीक्षित, एक उनकी सिस्टर थी। वो बड़े थे। बचपन में उनकी माता उनको रामायण तथा गीता का पाठ पढ़ाती थी। इस तरह से अध्यात्म की शिक्षा के साथ साथ देशभक्तों की कहानियां भी उनके बचपन में उन्हें सुनाई देती थी। परिवार का ऐसा ही माहौल था। तो इस तरह राजीव भाई ने अपना बचपन बिताया। उसके बाद उनकी शिक्षा हुई। वो बचपन से ही देशभक्तों की जीवनियाँ खुद भी पढ़ते और जो उनके साथी थे उनको भी पढ़ाते। उनके जो रोल मॉडल थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उधम सिंह, शहीद आजम और जितने भी देशभक्त क्रांतिकारी थे वो उनकी जीवनियों का स्वाध्याय करते थे। तो उन्होंने जो शिक्षा है बीटेक इलाहाबाद आईआईटी से ली। उसके बाद कानपुर आईआईटी से एमटेक किया। पीएचडी जो है उन्होंने फ्रांस यूनिवर्सिटी से किया। उनका जो रुझान था, जो उनकी रिसर्च थी, वो टेलीकम्युनिकेशन में थी। उसके बाद जब वो भारत में आए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नौजवान जो शिक्षित है तो वो कैसे देशभक्ति की तरफ आया। जब उन्होंने देखा कि भारत देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कहीं रोजगार है ही नहीं, तो उनका जो रुझान था वो देश सेवा में आया। उसके लिए सबसे पहले वो संपर्क में आए धर्मपाल जी के। धर्मपाल जी एक गांधीवादी थे। उनकी रिसर्च थी इंग्लैंड में जो लाइब्रेरी थी, हमारे प्राचीन दस्तावेज थे भारत के, उसको स्टडी करने के लिए राजीव दीक्षित जी भी इंग्लैंड गए, उसकी नेशनल लाइब्रेरी में गए। ऐसे हजारों दस्तावेज उनके पास थे जो यह सिद्ध करते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी और अंग्रेजों ने भारत में आके लूटा व आज तक वो काले अंग्रेजों के माध्यम से लूट मचाई हुई है। तो इस तरह से राजीव दीक्षित जी उसके बाद भारत आए। आते ही भारत में सबसे पहले आज़ादी बचाओ आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया। आज़ादी बचाओ आंदोलन में उन्होंने नारा दिया कि स्वदेशी बनो और स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए आप। राजीव दीक्षित जी ये मानते थे कि भारत की बेरोजगारी और भारत की गरीबी का मुख्य कारण ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो हमारा पैसा यूरोप और अमेरिका लेके जा रही हैं। इसमें कोई 8,000 कंपनियां हैं
जो हर साल जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें से लूट मचा के जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट देके वो यहाँ से सामान लेके जा रही हैं। उसके खिलाफ जो जंग थी, आज़ादी बचाओ आंदोलन, सबसे पहले एक कंपनी थी भोपाल में, गैस कांड करके भाग गई। अभी तक उनका जो तकलीफ थी, जो उसकी त्रासदी थी, दुनिया भारत के लोग भुगत रहे हैं। तो राजीव दीक्षित जी का कहना था ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं ये सिर्फ भारत को लूटने के लिए आई हैं, इसलिए उन्होंने कहा इन कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए। दांत मंजन जो हम नीम का दातुन मुफ्त में लगा देते हैं, उसी के ऊपर एक कंपनी है कोलगेट, वो कुछ लाख रुपए लेके आई और आज उसने 2-4 सालों के अंदर अंदर ही करोड़ों रुपया मुनाफा अमेरिका भेज दिया, अपने देश भेज दिया। ऐसे हिंदुस्तान लीवर है, जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो राजीव दीक्षित जी चाहते थे कि इन सभी कंपनियों को बैन किया जाए। अगर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, उसको स्वदेशी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने पूरे भारत का ट्रैवल किया, स्कूलों में, कॉलेजों में, धार्मिक संस्थाओं में वो गए और 15,000 से ज़्यादा उन्होंने लेक्चर्स दिए, जिसको आप ऑनलाइन पे सुन सकते हो। तो मैं 1998 में राजीव जी के संपर्क में आया और जब मैं दिल्ली गया हुआ था अपने भाई के साथ, तो उनका लेक्चर चल रहे थे आर्य समाज के बहुत बड़े समागम में और उनकी कैसेटें बिक रही थी। तो कैसेट ली, उनके क्रांतिकारी व्याख्यानों को सुना। इसके अलावा उसमें जो एनर्जी थी वो आज तक किसी भी आज़ादी के बाद व्यक्ति में मिलने को नहीं होती। तो फिर वो भारत स्वाभिमान में आए, तब भी उनके साथ हम संपर्क में थे। वो हमारी सिटी के पास है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, तो वहाँ भी आए। तो राजीव दीक्षित का जो एम था कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने एक जो विदेशी मेडिसिन है इसके खिलाफ भी जंग की। 90% जो अंग्रेजी मेडिसिन है इसके ऊपर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। जितने भी इलाज है वो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से किया जा सकता है। तो यह हमारा धन लूट लूट के विदेश पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, बेरोजगार होता जा रहा है। तो उन्होंने एक जंग काले धन के विरुद्ध भी की। उन्होंने कहा कि ये जो काला धन है, 400 के करीब उनके पास लिस्ट है नेताओं की, जिनकी ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में पड़ी है। इसको सिर्फ करना यह है कि इसको भारतीय संपत्ति घोषित कर दे सरकार। आज 2024 तक भी ये भारतीय संपत्ति नहीं घोषित की गई। तो भारत का जो काला धन है वो भारत में आएगा, वो उसके साधन जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से राजीव दीक्षित जी अंतिम सांस तक देश के लिए जंग करते रहे, स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहे। उनका कहना था कि भारत गरीब देश नहीं है, इसे बनाया गया है। यहाँ सभी साधन है, यहाँ मूली भी होती है, गाजर भी होती है, पालक भी होती है, गन्ना भी होता है। यूरोप के किसी भी देश में यह प्राकृतिक सब्जियां और फल होते ही नहीं, क्योंकि सूर्य देवता है ही नहीं। तो यहाँ से वो मंगाते हैं। तो वो संपन्न देश कैसे हुए? यहाँ तो सोने की चिड़िया थी, यहाँ सोने की खादानें नहीं थी। बट अफ्रीका के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, हम उनको सामान बेचते थे।
आजादी से पहले, अंग्रेजों के भारत आने से पहले, भारत का जो एक्सपोर्ट था पूरे वर्ल्ड का 33% था। आज यही चीजें, यही एक्सपोर्ट अमेरिका और चाइना अपने हाथ में ले लिया। तो हम कहाँ हैं? हम काले अंग्रेजों की फिर कठपुतली बन गए। 1947 में ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ सफेद अंग्रेजों से काले अंग्रेजों की तरफ। तो राजीव दीक्षित कहते हैं इनसे भी सावधान रहना है और आपको स्वदेशी खेती, स्वदेशी इलाज, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा की तरफ आगे आना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आप स्वाधीन हो। तो राजीव दीक्षित ने काले धन को भारत में लेके आना, जन जागृति हो तथा देश की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान उन्होंने नहीं बताया हो। तो आप उनको सुनिए, उनके लेक्चर्स को सुनिए, उनकी किताबों को पढ़िए। एक गौरक्षा के ऊपर भी राजीव दीक्षित ने बहुत विचार किया कि गाय माता की आज जो बेकदरी हो रही है उसके जिम्मेवार भी यही मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स में इसका यूज करते हैं। कहीं मीट के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कहीं टूथपेस्ट में यूज हो रहा है, कहीं शुगर में इस्तेमाल हो रही है, ये एलोपैथी मेडिसिन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जबकि देसी गाय का गोबर, गोमूत्र और पंचगव्य हमें स्वस्थ और बलशाली बनाता है और इसलिए गोवध नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को गाय माता को पालना चाहिए। तो इस तरह से देखिए कि भारतीय संस्कृति को आगे तक लेके जाने के लिए राजीव दीक्षित ने बहुत संघर्ष किया। फिर 30 नवंबर 2010 आया, उनकी एक महान शहादत हुई। इसके जिम्मेवार कौन थे? इसको एक नाटक के उनको हार्ट अटैक हुआ, जबकि अगर उनको जहर ना दिया गया होता किसी भी माध्यम से, उसका जिम्मेवार कोई भी है, और पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। मैं वहीं था, उनका जो चेहरा था नीला पड़ा हुआ था। वहां से आकर मैंने एक पोल कराई कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सैकड़ों लोगों ने यही कहा कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। तो इसका जिम्मेवार कौन है? एक देशभक्त ने शहादत दे दी और सभी मीडिया शांत है, कोई बोलना नहीं चाहता राजीव दीक्षित जी के ऊपर, और सभी उसके जो सबूत मिल सकते थे कि इनको जहर दिया गया है वो उनके दाह संस्कार के साथ खत्म हो गए। उनके विचारों को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। जैसे देशभक्त हमेशा कहते थे कि उनकी खून से लाखों देशभक्त और पैदा होंगे, वैसे राजीव दीक्षित कहते थे कि उनकी जो शहादत है, जब वो शहीद होंगे तो हर व्यक्ति जो स्वदेशी का पालन करेगा वो दूसरा राजीव दीक्षित पैदा होगा। आप में और हम में वो राजीव दीक्षित जिंदा हैं और उनका जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आप और हम क्या कर सकते हैं? एक उनकी जीवनी मेरे पास है, ओके, जो मैंने लिखी थी, अमर शहीद राजीव दीक्षित की जीवनी, ओके। ये मंगा के आप उसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो डिटेल में। वो सभी पोल्स इसी में हैं, इसी पेपर बैग बुक्स में जो मैंने उस टाइम किए थे, और जो उनके फैंस थे उनकी नर्व उनके साथ जुड़ी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे रहस्य इस पुस्तक में मैंने पिछले 10 सालों में ऐड किए हैं। इसके अलावा जो स्वदेशी का काम है, आप छोटी छोटी चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक स्वदेशी इस्तेमाल कर सकते हो।
उससे क्या है, हम ट्रिब्यूट कर सकते हैं, आज उसको श्रद्धा सुमन कर सकते हैं। जैसे आप पंचगव्य के साबुन से अपने सिर के बाल, चेहरे को धोना, क्लीननेस यूज़ कर सकते हो। गाय के गोबर की राख से आप डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हो। नीम, तुलसी और ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इसका इस्तेमाल करके, रसोई में जितने भी औषधियां, इनका इस्तेमाल करके आप सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। और आप इसके अलावा दंत मंजन के लिए नीम का दातुन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप घर में देसी गाय पाल सकते हो, शुद्ध दूध पी सकते हो, देसी और प्राकृतिक खेती कर सकते हो, जिसमें यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स ना डाले जाएं और प्राकृतिक तरीके से उसको बनाया जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। विदेशी कंपनियों का कोई सामान नहीं खरीदना, इसके लिए आप यत्न कर सकते हो। तो इन सब से, ताकि भारत का पैसा भारत में रहे, आप उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि वो भारत से बाहर ना जाएं, अपना बौद्धिक ज्ञान लेके, ताकि भारत की उन्नति के लिए हम सब इकट्ठे हो सकें। तो उम्मीद है कि आज संक्षिप्त जीवनी आपने सुनी होगी। अगर आपके कोई विचार हैं या कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में लिख दीजिए। इस पुस्तक को लेने का लिंक अपने ऑनलाइन स्टोर का मैं नीचे लिंक में दे देता हूँ, वहाँ से ले सकते हो। ओके, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।